नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI हिंदी क्लासेस पर। आज की कक्षा में हम समास का अध्ययन करेंगे, समास के विषय में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। हमारा आज का टॉपिक होगा समास। समास क्या है? समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। सम मतलब समीप और आस मतलब रखना, अर्थात समीप रखना ही समास है। यदि परिभाषा की बात करेंगे तो क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद समास कहलाता है। समास कहलाता है। अर्थात समास जो है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। सम का मतलब समीप और आस का मतलब रखना, समीप रखना या निकट रखना। परिभाषा को यदि हम जाने तो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना एक नया तीसरा पद समास कहलाता है। पद अर्थात शब्द से आशय, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया तीसरा शब्द समास कहलाता है। समास के विलोम की यदि बात करेंगे, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम, तो समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। व्यास भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वी जमा आस अर्थात दूर रखना। उसके बाद समास का शाब्दिक अर्थ। कई बार आपसे पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्त। संक्षिप्त या संक्षिप्त अर्थात दो पदों को एक जगह मिलाने की प्रक्रिया, उनको छोटा करने की प्रक्रिया संक्षिप्त कहलाती है, और वही समास है। दो या दो पदों को मिलाकर एक तीसरा पद, एक नया शब्द बनाना, दो पदों को मिलाकर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। और समास का विलोम व्यास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि समास के भेद कितने हैं और किस भेद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मुख्यतः हम जानते हैं कि समास के 6 भेद हैं, परंतु अगर हम समास के मूलतः समास के भेदों की बात करें तो समास के मूलतः 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं समास के भेद। समास के भेद तो 6 ही होंगे, लेकिन अगर मूलतः की बात करें, मूलतः कितने भेद हैं? मूलतः 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहले हम 4 भेदों के विषय में जानेंगे, कौन कौन से हैं। मैं एक बात बता देता हूं आपको। पहला भेद अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। उसके बाद तीसरा समास जो आता है वो होता है द्वंद्व समास। तीसरा समास द्वंद्व समास होगा, और उसके बाद चौथा समास बहुव्रीहि समास। मूलतः ही 4 ही समास होते हैं, और समास के अंतर्गत एक पूर्व पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। कौन कौन से पद होते हैं एक बार ये जान लेते हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब प्रथम पद, और उत्तर पद मतलब द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय पद।
अभी प्रथम पद और द्वितीय पद को मिलाकर जो तीसरा एक नया पद बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद या फिर सामासिक पद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सामासिक पद। ठीक है। समस्त पद का अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। अर्थात समास के अंतर्गत दो पद होते हैं, एक प्रथम पद एक द्वितीय पद, दोनों पदों को जोड़कर लिखने की प्रक्रिया समस्त पद कहलाती है। और समस्त पद का विग्रह, समस्त पद को अलग करके अर्थात उनका सारांश, उनका वाक्य रूप प्रयोग अर्थात समस्त पद को तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मूलतः समास के चार भेद हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अभी पढ़े हमने 6 हैं, तो दो कौन कौन से आते हैं? पांचवा कर्मधारय और द्विगु जो आते हैं, वे किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई उसके विषय में भी जानेंगे। अभी उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन चार समास की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद हम देखेंगे। किसी ना किसी समास का कोई ना कोई पद प्रधान होता है, अर्थात जिस प्रथम पद या द्वितीय पद में से कोई एक पद प्रधान होता है जिसके ऊपर उसका समास का पूरा डिपेंड होता है। अर्थात या तो प्रथम पद के ऊपर समास पूरा डिपेंड होगा या द्वितीय पद के ऊपर समास पूरा डिपेंड होगा। तो अब ये भाग पहला समास है, ध्यान से देखेंगे कैसे याद करना है। पहला समास है तो प्रथम पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान है? प्रथम समास का प्रथम प्रधान, प्रथम पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास दूसरा समास, दूसरा पद प्रधान अर्थात द्वितीय पद या उत्तर पद, है ना। अभी ये आया तीसरा। अभी प्रथम भी प्रधान हो गया, द्वितीय भी प्रधान हो गया, इसको क्या करें हम? इसमें हम कौन सा पद प्रधान करें? अभी ये बात आती है। तो देखें आप द्वंद्व कैसे लिखा है, द्वंद्व, दोनों अक्षर सेम है, दोनों अक्षर बराबर लिखे हुए हैं, तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। समझ में आ रहा है? उसके बाद बहुव्रीहि समास। अभी प्रथम पद भी प्रधान हो गया, द्वितीय पद भी प्रधान हो गया और दोनों पद भी प्रधान हो गए। तो भैया बहुव्रीहि समास में हम क्या करें? इसमें हम कौन सा पद प्रधान रखें? तो बेटा इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या बताया मैंने आपको? इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब चलते हैं हम अपने पांचवे और छठे समास की ओर। पांचवा समास आता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ये कहता है कि भैया मैं भी समास हूं और मैं समास के भेद का पांचवा समास हूं। कहने लगे भैया हम आपको समास क्यों माने? कहने लगे जी मेरे अंदर भी एक विशेषता है कि मेरा दूसरा पद प्रधान है। कहने लगे अच्छा, यदि आपका दूसरा पद प्रधान है तो जाके तत्पुरुष समास में मिलो, अलग से क्यों बनना है? कहने लगे जी मैं वहीं से आया हूं, उनके साथ मेरी लड़ाई बच गई और मुझे अलग समास बनना। कहला नहीं, ऐसे नहीं हम समास बना सकते आपको, आपके केवल आपका दूसरा पद प्रधान है तो फिर आप मेरी समानता ही नहीं, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से वाला समास तत्पुरुष है कौन से वाला द्विगु है? तो द्विगु कहने लगा कि नहीं नहीं मेरा द्वितीय पद तो प्रधान है लेकिन मेरी एक और विशेषता है। कहने लगे क्या? कहने लगे मेरा द्वितीय पद प्रधान होने के साथ साथ द्वितीय पद प्रधान तो होता है लेकिन साथ साथ प्रथम पद, कौन सा? प्रथम पद संख्यावाची भी होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। ये विशेषता बताई इन्होंने अपनी। तो अभी समझ में आ गया हमारी किसका द्वितीय पद तो प्रधान होगा लेकिन प्रथम पद संख्यावाची होगा। तो कहने लगे चलो भैया ठीक है, आपको आज से हम पांचवा समास बना देते हैं। फिर देख देख एक और व्यक्ति आया, कहने लगे जी मुझे भी समास बनना। कहने लगे आप कौन हो? कहने लगे जी मेरा नाम कर्मधारय है। कहने लगे अच्छा कहां से आए?
कहने लगा जी मैं भी वहीं से आया जहाँ से द्विगु आया था। कहने लगे वहां से क्यों आए? कहने लगा तत्पुरुष से। कहने लगा हाँ जी तत्पुरुष से आए। कहने लगा क्यों आए वहां से? कहने लगे जी तत्पुरुष बहुत लड़ाई करता है, उसके साथ में लड़ाई बच गई और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे भी अलग समास करना। तो अलग समास करने से क्या तात्पर्य है? कर्णधार भी आया और कहने लगा चलो ठीक है हम आपको बना देंगे, लेकिन हम आपको समास क्यों बनाएं? कहने लगा जी मेरा भी तो द्वितीय पद प्रधान है। कहने लगा तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, द्वितीय पद प्रधान है, तत्पुरुष ने निकाल दिया तो द्विगु के पास चले जाओ, वो उसका भी द्वितीय प्रधान है, वहां पर जाके मिल जाओ। कहने लगा नहीं बनना तो लगे। कहने लगा इतनी बात कर दो कि द्विगु समास में भी हमें यही कहा था कि मैं द्वितीय पद प्रधान है, इतनी बात बताओ, हमने उसे नहीं बनाया था आपको क्यों बनाया? कहने लगे मेरे अंदर भी एक और विशेषता है। कहने लगा क्या? कहना मेरा द्वितीय पद तो प्रधान है ही, द्वितीय पद तो प्रधान मेरा होता ही है, परंतु मैं प्रथम और द्वितीय पद के बीच में, क्या प्रथम और द्वितीय पद के बीच में उपमेय और उपमान किस किस का, उपमेय और उपमान में संबंध और विशेषण और विशेष्य में संबंध दर्शाता हूं। किस किस में? उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य में संबंध दर्शाता हूं। क्या करता हूं? उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य में संबंध दर्शाता हूं। कहने लगे अच्छा आप में इतनी क्वालिटी है, चलो फिर तो हम आपको छठा समास बना देते हैं। इस प्रकार समास के कितने भेद हुए? मुख्यतः समास के कितने भेद है? 6। और मूलतः समास के भेद 6 है। और मूलतः अगर हमसे कोई पूछे समास के कितने भेद है, तो समास के मूलतः 4 भेद हैं, 2 समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। बाद में आकर समास के भेदों में शामिल हुए द्विगु समास और कर्मधारय समास। अभी याद करेंगे अव्ययी भाव समास, पहला समास प्रथम पद प्रधान, प्रथम समास प्रथम पद प्रधान, द्वितीय समास तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान, तीसरा समास द्वंद्व। देखो द्वंद्व सेम लिखा हुआ है तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, द्वा द्वा दोनों सेम लिखे हैं तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। उसके बाद बहुव्रीहि समास, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं, पहला पद द्वितीय पद दोनों पद, फिर कोई पद नहीं। और द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष से निकले तो इसका भी द्वितीय पद प्रधान, इसका भी द्वितीय पद प्रधान, पर इसकी एक अलग विशेषता है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और इसकी एक अलग विशेषता है कि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। क्या होता है? उपमेय और उपमान का संबंध होता है और विशेषण और विशेष्य में भी संबंध दर्शाया जाता है। इतनी बात आशा है कि उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे अगर किसी को नोट करना होगा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा पहला समास अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अभी अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा साथ ही साथ प्रथम पद अव्यय अर्थात अविकारी होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय या अविकारी होगा। क्या होगा? अव्यय या अविकारी। प्रथम पद अव्यय या अविकारी होगा और साथ में प्रधान भी होगा। ये इस समास की विशेषता है। अभी अव्यय और अविकारी क्या होता है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, कि अविकारी क्या होता है। प्रधान तो हमारी समझ में आएगी कि पूरा डिपेंड प्रथम पद के ऊपर है, लेकिन अविकारी क्या होता है? अविकारी से मतलब ऐसे शब्दों से होता है जिन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उन पर लिंग और वचन के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। वे हर लिंग में, हर वचन में एक समान रहते हैं, जैसे भी, तक, भर, हर आदि। ये स्त्रीलिंग में भी सेम रहेंगे और पुल्लिंग में भी सेम रहेंगे, आप एक वचन में भी सेम रहेंगे और बहुवचन में भी सेम रहेंगे। अर्थात जिन शब्दों पर लिंग और वचन के प्रभाव नहीं पड़ता वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय भाव को समझने के लिए 6 कंडीशन हमें जाननी होगी। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन हमें पढ़नी होगी। अब उन 6 कंडीशन में कौन कौन सी है जानते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या? कंडीशन नंबर फर्स्ट,
उपसर्ग की मदद से। किसकी मदद से? उपसर्ग की मदद से। पहली कंडीशन में उपसर्ग की मदद से अर्थात जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होगा वहां अव्ययभाव समास बना सकते हैं, जैसे भरपेट, आहट, हर घड़ी, बे लगा के बेधड़क, सपरिवार। आता है आपके यहाँ पे कार्ड, शादी का कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है सपरिवार। ठीक है, ऐसे कंडीशन नंबर फर्स्ट में होता है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, एक बार कंडीशन आज देख लेंगे हम। कंडीशन नंबर 2 में शब्दों की पुनरावृत्ति की मदद से। किसकी मदद से? शब्दों की पुनरावृत्ति, अर्थात जहां शब्द की आवृत्ति दोबारा हो जाए वहां। कंडीशन नंबर 3, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, बस 6th। 3rd में अनुकरणात्मक। कैसे शब्द? अनुकरणात्मक शब्द, अर्थात अनुकरणात्मक शब्द वे कहलाते हैं जिनमें आवाज होती है, आवाज वाले शब्द, जैसे घड़ी की आवाज टिक टिक है। उसके बाद चौथी कंडीशन सार्थक निरर्थक शब्द। कौन से? सार्थक निरर्थक, अर्थात सार्थक निरर्थक शब्दों का युग्म होगा, एक शब्द सार्थक होगा और दूसरा शब्द निरर्थक होगा। उसके बाद 5वीं कंडीशन सहचर्य अर्थबोधक। कौन से? सहचर्य अर्थबोधक, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्द एक साथ बोलते हैं लेकिन उनका एक ही अर्थ होता है, जैसे पूजा पाठ। और उसके बाद 6ठी कंडीशन यण संधि की मदद से। किसकी मदद से? यण संधि की मदद से। किसकी मदद से? यण संधि की मदद से। ये 6 कंडीशन हमें अव्ययभाव समास को क्लियर कर देंगी, अर्थात जहां भी ये 6 कंडीशन में से एक भी कंडीशन लागू हो जाए वहां पे अव्ययभाव समास होगा। इन 6 कंडीशनों के विषय में हम कल विस्तार से जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।